नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, जो विजय पथ नाम दिया है हमने जिसको, और इसमें आपके लगभग 60 प्रश्न हो चुके हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक से आपका पहला प्रश्न आज हमने लिया है। और इस प्रकार के आपके 50 ऐसे प्रश्न होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड, जिसमें वो पूर्व परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं वो प्रश्न भी होंगे, और ऐसे प्रश्न जो आगे पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न भी हमने लिए हैं। तो 50 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें 10 प्रश्न आज होंगे। जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द बताइए। पहला है पक्षी, दूसरा है अंडज, तीसरा है पिंडज और चौथा है स्वदेज। तो अंडे से उत्पन्न होने वाला, इसमें आपके जो आंसर आएगा वो आएगा, बहुत सारे लोग इसमें पक्षी लगा देते हैं कि अंडे से उत्पन्न तो पक्षी होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अंडज। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है वो है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, यानी एक कथा चल रही है, कथा यानी कहानी, ठीक है, उसके अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा को क्या कहेंगे, एक शब्द इसमें हमको बताना है। तो पहला है दुष्टांत, दूसरा है अंतर्गाथा, तीसरा है अंतः कथा और चौथा है अंतर्दृष्टांत। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, तो उसको हम कहेंगे अंतः कथा। यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। यानी कोई कथा चल रही है और उसके अंतर्गत कोई दूसरी कथा आ रही है, तो उसको हम कहेंगे अंतः कथा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती है, राजा का भवन जहाँ पर महिलाएं रहती है उसको क्या कहते हैं? अंतेवासी, अंतःपुर, शयन ग्रह या विश्रामालय। ठीक है, तो राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती है उसके लिए एक शब्द जो होगा वो होगा अंतःपुर। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कहीं आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसमें पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न है सारे। मतलब ऐसे प्रश्न जो पूर्व की परीक्षा हो, चाहे वो व्यापम की हो चाहे एसएससी की हो, ठीक है, तो उसमें पूछे गए पूर्व के प्रश्न ही हमने इस सीरीज में लिए हैं, जिसको हमने विजय तक नाम दिया है। तो तीसरे का आंसर दूसरा। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहते हैं? आसमान कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है या फिर अवकाश कहलाता है? तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो इसमें बहुत सारे अधिकतर आंसर जो लगा देते हैं वो आंसर लगा देते हैं वायुमंडल या फिर आसमान, इस टाइप से आंसर लगा देते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को हमको कैसे सॉल्व करना है ये भी हम इसकी टेक्निक देख सकते हैं कि धरती और आकाश के बीच का स्थान। तो आकाश को तो कहते हैं हम आसमान, तो ये आकाश का हो गया। उसके अलावा अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी हो गया, तो ये अवकाश और आसमान ये यहाँ से दोनों क्रॉस हो जाएंगे, अवकाश और आसमान। अब हम इन दोनों में हमको बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर आएगा हमारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वायुमंडल और अंतरिक्ष में से वो होगा आपका कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतरिक्ष। ठीक है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है अंतर्देशी, दूसरा स्वदेशी, तीसरा अंतर्निर्दिष्ट और चौथा है अंतरप्रांतीय। अंतरप्रांतीय, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्देशी, यानी किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा अंतर्देशी। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक मौजूद है उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, अंतर्ज्ञान, अंतर्निर्विष्ट, अंतःकरण या अंतेवासी। ठीक है, तो इस जो पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी सीरीज चल रही है उसकी, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप पूर्व की
क्लासों की भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आज की क्लास की PDF भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो छठे प्रश्न पर चल देते हैं। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक मौजूद है, ये प्रश्न हमने देखा था। इसमें 4 ऑप्शन भी देखे थे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कि जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक मौजूद है उसको क्या कहेंगे, तो अंतर्निविष्ट कहेंगे। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो, ठीक है, दनुज कहेंगे, अग्रज कहेंगे, अंत्यज कहेंगे या फिर अनुज कहेंगे। ठीक है, तो 7वां प्रश्न है, उसका सही आंसर होगा आपका अंत्यज। तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा कि जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे हम अंत्यज कहेंगे। अब अग्रज की बात कर लेते हैं। तो अग्रज, ठीक है, ये कुछ अलग हो जाता है। और अनुज यानी छोटा और अग्रज यानी बड़ा। ठीक है, इस टाइप से ये दोनों हो जाते हैं। तो ये यहाँ से दोनों दूसरा और चौथा ऑप्शन आपके कट जाएंगे। आपको सिर्फ दनुज और अंत्यज में से ही बताना है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंत्यज। इस प्रकार से आप करके इसको देख सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 8वां प्रश्न, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने की प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? काव्य पाठ, गायन प्रतियोगिता, संगीत पाठ या अंत्याक्षरी। ठीक है, अब पद्य क्या होता है? तो पद्य वो होता है, जैसे आपने 10th और 12th में पढ़ा होगा, पद्य खंड और गद्य खंड हिंदी में। तो पद्य के अंतर्गत कविताएं आती है और गद्य के अंतर्गत कहानी वगैरह जो भी है अन्य, वो सभी गद्य के अंदर आते हैं। और गद्य और पद्य का मिश्रण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चंपू, या गद्य काव्य और पद्य काव्य के मिश्रण को ही हम चंपू काव्य कहते हैं। तो किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने की प्रतियोगिता को अंत्याक्षरी कहते हैं, जो आप सभी लोगों ने खेली होगी और इस प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। तो अंत्याक्षरी इसका बिल्कुल सही आंसर है, चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, जो कहा न जा सके। इसके बाद जो प्रश्न आएगा वो इससे रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रश्न है, जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द बताइए। तो अकथित ऑप्शन पहला है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसका वो होगा अकथनीय। तीसरा है शांत और चौथा है चुपचाप। तो जो कहा न जा सके उसको हम अकथनीय कहते हैं। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि जो कहा न जा सके वो अकथनीय कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो कहा न गया हो, जो कहा न जा सके उसको अकथनीय, और जो कहा न गया हो उसको मौलिक कहेंगे, एकदम नया कहेंगे, अकथित कहेंगे या अकथनीय कहेंगे। तो उसको हम जो कहेंगे वो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा कि जो कहा न गया हो को अकथित कहेंगे। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एडी एजुकेशन। और अगली जो विजय पथ हमारी क्लास होगी वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड होगी, और उसमें 10 से आगे के 11 से 20 तक के प्रश्न होंगे। और उसके पश्चात ऐसे 50 प्रश्न हमारे ऐसे होंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पूर्व की परीक्षाओं में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।